वेलकम टू कंप्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी में एसे राइटिंग की। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें कि हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे कि यूपीएससी में एसे कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। और यूपीएससी में अगर एसे की बात करें तो एसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी फिर से हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि यूपीएससी में एसे के पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी का एसे का पेपर जो होता है वो होता है 250 मार्क्स का। और यहाँ पर 250 मार्क्स के पेपर में हमें लिखने होते हैं 2 एसे, यानी कि 125 मार्क्स का ईच। और एसे के पेपर में देखा जाए तो मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एसे लिखते हैं, किस तरह से आपका एसे राइटिंग का अप्रोच है, क्या आपकी राइटिंग स्किल है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं वो 80 नंबर से लेकर 170 नंबर तक का स्कोर जाता है एसे के एक पेपर में 250 में से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 90 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हम लोग अगर मेंस की कट ऑफ देखें तो ऑन एन एवरेज वहाँ पर टोटल 10% का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और ये डिफरेंस कोई मामूली डिफरेंस नहीं है। इतने मार्क्स का और इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स का डिफरेंस अगर आ जाए ओवरऑल स्कोर में तो आप लिस्ट में अंडर 200 रहने से लेकर लिस्ट से बाहर तक भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये एज यहाँ पर गेन किया है, इतने ज़्यादा नंबर का एज, इतने ज़्यादा नंबर का लीड ले रखा है, वो फाइनल लिस्ट में 200 रैंक के अंदर भी रह सकते हैं। और जो लोग इतने नंबर से पिछड़ गए वो लिस्ट से बाहर भी हो जाते हैं। तो ये चीजें देखने वाली बात होती है। अब दूसरी चीज देखें तो एसे का पेपर थोड़ा सा बढ़िया मेहनत करके, थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करके वहां पर लिखने से बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग जीएस का पेपर लिखते हैं तो जीएस के पेपर में होते हैं लगभग 20 क्वेश्चन और ऑप्शनल्स में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस लिखने होते हैं। लेकिन लगभग अगर हम लोग देखें तो वर्ड्स जो टोटल लिखने होते हैं किसी भी पेपर में एसे के पेपर को छोड़कर, तो वो लगभग 5000 वर्ड्स का पेपर लिखना होता है। और ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको 180 मिनट में पूरा आंसर का स्ट्रक्चर भी तैयार करना है, दिमाग भी लड़ाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, प्लस उतने वर्ड्स लिखने भी हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसमें कि आप लोगों को इतने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि यही चीज एसे के पेपर में अगर हम लोग देखें तो 2 एसे हमें लिखने होते हैं 1000 वर्ड से लेकर 1200 वर्ड तक में। और इसमें थोड़ा सा लीवे भी मिलता है कि आप इसको 900 तक भी ले आएंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे अगर हम लोग 1200 भी मानकर चले तो टोटल 2400 वर्ड, यानी कि लगभग आपको आधे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जितना कि आप लोग एसे के पेपर में या ऑप्शनल के पेपर में, ऐसे कह रहा हूं, ऑप्शनल के पेपर में या जीएस के पेपर में आप लोग जितने वर्ड्स लिखते हैं उसके आधे आप लोगों को एसे के पेपर में लिखने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगों को एक एडवांटेज है। तो इसमें आप लोग सोच समझकर बढ़िया से स्ट्रक्चर करके, बढ़िया से कंटेंट को पहले फॉर्मुलेट करके, कलेक्ट करके, दिमाग लगाकर अगर अच्छे तरीके से लिखें तो काफी अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि कंटेंट की,
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कंटेंट आपके पास ऑलरेडी, आप लोग जो जीएस की पेपर पढ़ते हैं या एसए की पेपर में ऑप्शनल के भी आपके कंटेंट इस्तेमाल होते हैं। तो एसए अगर हम लोग देखें तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए में 4 टॉपिक रहते हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक रहते हैं, और उसमें से कोई भी एक टॉपिक एक सेक्शन से उठाकर आप लोगों को एसए लिखना होता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि इन जनरल जो आपके एसए के टॉपिक्स रहते हैं वो सोशल इशूज से रिलेटेड रहेंगे ज़्यादातर, या फिर पॉलिटी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ज्योग्राफी से, गवर्नेंस से, और कुछ कुछ केसेस में एथिकल इश्यूज से। तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जीएस में या ऑप्शनल के पेपर में, अब जिन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है या सोशल, ये जो आपकी होती है सोशोलॉजी वो है, तो इन सारे पेपर्स में ऑलरेडी आप लोगों के पास इतनी कंटेंट होती है, या आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जीएस का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों के पास इतना कंटेंट होता है कि आप एसए का पेपर काफी आसानी से लिख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एसए कैसे लिखें, कंटेंट क्या इसका होना चाहिए, कैसे लिखें यह सोचना पड़ेगा कि उसमें फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, एसए का फ्लो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा कि कंटेंट इसमें कहां से लाएं। कंटेंट ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टेंट है, आपको उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको सीखना है, ये आपको सोचना है। क्योंकि देखिए आप लोग जो जीएस पढ़ते हैं वही जीएस का इंफॉर्मेशन आप लोग प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, मेंस के एग्जाम में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्री के लिए आप लोग कुछ अलग पढ़ते हैं और मेंस के लिए आप लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता है, आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नहीं होता, तो ये सब तो नेट पिकिंग की बातें हैं, वो जरूरी है नहीं। ओवरऑल आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है उसी को थोड़ा बड़ा करके मेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया से और प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स के पेपर की, टेस्ट सीरीज की, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये चीजें देखने वाली बात है। और वही चीज सेम होती है एसए के साथ, आपके साथ ऑलरेडी कंटेंट एग्जिस्टेंट है, आपके पास कंटेंट है, आपको बस करना क्या है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसे वहां पर प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीजें आपको सीखनी है। और एसए जो है सो एक कम्युनिकेशन स्किल है कि आप रिटन फॉर्म में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर के साथ। तो वहां पर वही स्किल आपको डेवलप करना है कि आप जो बताना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सही तरीके से सही फॉर्मेट में एग्जामिनर तक पहुंचे, ताकि वो ये समझ सके कि इस स्टूडेंट को सब कुछ आता है, इसके पास जानकारी है, इसके पास प्रेजेंटेशन स्किल है और इसे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम लोग आ जाएं कि एसए पे लिखना कैसे है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएससी में एसए का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो 2 लाइन का सिलेबस है यूपीएससी का एसए का। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसए ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसए, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड राइट concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो सेकेंड लाइन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन, कि आपको मार्क्स क्यों दिए जाएंगे। अगर आपने इफेक्टिव यानी कि सही तरीके से कम्युनिकेट किया है, प्रेजेंट किया एग्जामिनर के साथ, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली जो चाहिए एस्से में, जो रिक्वायरमेंट है एस्से की, वही चीजें आपने लिखी है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो पहली चीज को पता चल गई कि आपको मार्क्स मिलेंगे क्यों।
और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स का ही तो सारा खेल है, तो ये चीज देखनी है। अब अगर हम लोग पहले लाइन की कीवर्ड्स को देख लें तो सबसे पहली चीज क्या है, मल्टीपल टॉपिक्स, यानी कि 2 टॉपिक जो आपको मिलेंगे, 125 नंबर ईच रहेंगे, तो मल्टीपल टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, यानी कि आपको जो टॉपिक दी गई है, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है इससे लिखने के लिए, आपको उससे इधर उधर भटकना नहीं है, बुश हिटिंग नहीं करनी है, आपको एग्जैक्टली जो टॉपिक है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, क्लोजली उसी चीज पर लिखना है। और ये चीज नहीं करनी है कि मुझे जो आता है मैं वो लिखूंगा, इट डजेंट मैटर कि पेपर में पूछा क्या, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपका पेपर भर जाएगा और कोई ये ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो वहां पर डिफरेंस जो क्रिएट होता है, हमने देखा कि 80 से लेके 170 नंबर तक का रेंज रहता है, तो वो इसीलिए होता है कि जो लोगों ने अच्छे से क्लोजली सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ऐसे लिखा उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और जिन लोगों ने सीटिंग की इधर उधर की कुछ भी बातें लिखी हैं और सब्जेक्ट मैटर से भटक गए हैं, उनके नंबर कम आएंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को ऐसे जो लिखना होता है, तो हमने जैसा देखा कि 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, और वहां पर होता क्या है कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर जिसकी हैंडराइटिंग एवरेज साइज की है और बढ़िया नीट एंड क्लीन लिख रहा है, तो उसके जो वर्ड्स रहते हैं एक पेज में, वो हार्डली 100 से 120 वर्ड्स लिखता है एक पेज में। यानी कि आपका जो एस्से जाएगा, एक एस्से, उसमें टोटल वर्ड्स होंगे लगभग 10, तो 10 पेज में ही आपके 125 नंबर यहाँ पर हैं, यानी कि 12.5 नंबर पर पेज। तो वहां पर इफेक्टिवली अगर सही कंटेंट एक पेज में नहीं दिख रहा है तो आपको 12.5 नंबर का नुकसान है, एक पेज आपका वेस्ट गया। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, और इन चीजों पर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे कि आपको हर एक पेज में, हर एक पैराग्राफ में सब्जेक्ट मैटर से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि एग्जामिनर एक तो आपका इससे पढ़ रहा है, वो अपना एफर्ट लगा रहा है, और उसमें भी अगर फालतू की चीजें मिलेंगी जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं है, तो उसका दिमाग खराब होगा, और उसका दिमाग खराब होगा तो वो आपकी स्कोर खराब करेगा, सीधी सी बात है। उसको बदला लेने के लिए एक ही उपाय उसके साथ उपलब्ध है कि वो आप कैसे कैसे बदला लेगा, तो वो आप उसका दिमाग खराब करोगे तो वो आपके नंबर कम करके ही बदला ले सकता है, और वही वो करेगा। तो ये चीज का आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि वहां पर सब्जेक्ट मैटर से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि अरेंज देयर आइडियाज, यानी कि ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, एक लाइन रास्ता होना चाहिए। देखिए अगर आप पेड़ पर चढ़ने जा रहे हैं तो आप जड़ से ही चालू करेंगे, ऊपर से टहनी से चालू नहीं करेंगे। वही चीज है कि अरेंजमेंट आपके हिस्से में प्रॉपर होना चाहिए, आइडियाज में एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी, तो वो मेंटेन करनी होगी। तो इस चीज का भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो आइडियाज हैं, आपने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, आपने जो एविडेंसेस डाले हैं, जो कंटेंट है, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ये चीज का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, राइट कंसाइजली। ऐसा नहीं है कि किसी एक एविडेंस को, किसी एक मुद्दे को आपने अपने हिस्से में बहुत ज्यादा तरजीह दे दी है, एक ही पॉइंट को लेकर आपने 5 पेज लिख डाला और बाकी के 5 पॉइंट एक एक पेज में, एक एक पैराग्राफ में आपने खत्म कर दिए, तो वो अनबैलेंस्ड एस्से हो जाता है, और वहां पर अनबैलेंस्ड एस्से में फिर आपको अनबैलेंस्ड मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज का भी ध्यान देना है कि कंसाइजली लिखना है, इफेक्टिव वे में लिखना है, और बैलेंस्ड एस्से लिखना है, यानी कि उसमें हर एक टॉपिक को सही तरीके से आप लोगों को वेटेज देना है वर्ड्स का। ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा लिख लिया। अब आते हैं कि व्हाट इज एन एस्से, एस्से आखिर है क्या जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि एल्डोस हुक्सली डिफाइन करते हैं ऐसे में, कि ऐसे इन्होंने एक लाइन में डिफाइन किया है कि अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। यानी कि ये एक लिटरेरी डिवाइस, एक
लिटरेचर का डिवाइस है, एक लिखित रूप है जिसमें कि आप कोई भी टॉपिक पर सब कुछ, मतलब किसी भी टॉपिक पर सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लिबर्टी है कि आप जितने सारे आइडियाज उतने लिमिटेड वर्ड्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वहां पर सम्मिलित कर सकते हैं जितने सारे आपने एविडेंसेस और कंटेंट, उसकी आपको छूट है। तो आप कुछ भी मतलब वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है, यानी कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं, सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज क्या है ऐसे में? अ कंप्लीट कंपोजिशन। कंप्लीट कंपोजिशन का मतलब हो गया कि वहां पर उस टॉपिक के बारे में आप एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक सारा कुछ उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो पूर्ण है, पूर्ण आर्ग्यूमेंट है। वहां पर पूर्ण रूपेण उसकी विवेचना की जा रही है कि ये इससे किस बात पर है और इसमें क्या क्या चीजें कहनी है, वो सारा कुछ वहां पर है। यानी कि यहाँ पर एवरीथिंग वाला ही बात आ गया कि ये कंपोजिशन जो है कंप्लीट है, इसमें सब कुछ वहां पर लिखित में है, वहां पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? डिबेट ऑन एन इशू। डिबेट का मतलब हो गया कि आप उसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर कोई एक टॉपिक है तो आप उसके पॉजिटिव्स भी लिख रहे हैं, उसके नेगेटिव्स भी लिख रहे हैं, प्लस क्या है कि आप वहां पर कंक्लूजन भी दे रहे हैं। ठीक है, जो एसे का लास्ट ये होता है, हम लोग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में कि एसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या उसके इंट्रोडक्शन में होते हैं, बॉडी पार्ट्स में होते हैं, कंक्लूजन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग जो लोग भी एसे लिखने में थोड़े बहुत हिचकते हैं या आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि एसे किस तरह से लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस प्लेलिस्ट को रिलीजियसली देखें, क्योंकि इसमें मैं एसे का कंटेंट बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये चीज मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूं, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी आपके साथ एग्जिस्टेंट है, आपके साथ उपलब्ध है। आपको ध्यान किस चीज पे देना है कि हमें ये कंटेंट इस्तेमाल कैसे करना है, और वही चीज मैं यहां पर बताऊंगा कि आपको एसे को कंपाइल कैसे करना है, कैसे अपने कंटेंट को इस्तेमाल करना है, टेक्निक बताई जाएगी, स्किल बताई जाएगी कि आपको लिखना कैसे, तरीका बताया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक त्वरित रूप से पहुंच सके। नेक्स्ट क्या है कि प्रेजेंट्स द राइटर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि देखिए इससे क्या है, आपके पास जो कंटेंट है उसको आप अपने पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, अपने सोच के हिसाब से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो लिखने वाला है उसके आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, उसकी आइडियाज, उसका सोच उस मुद्दे पर क्या है, वो क्या सोचता है, वो किस हिसाब से इस मुद्दे को देखता है, ये सारी चीजें एक एसे में प्रेजेंट होती है। और इसीलिए यूपीएससी का एसे वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एसे से एग्जामिनर ये चीज रीड करता है कि आपकी सोच कैसी है, और उसी के हिसाब से वो जज करते हैं कि आपको सर्विसेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इसी के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिलने चाहिए। तो ये चीजें वहां पर इफेक्टिव हो जाती हैं कि आप किस तरह से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, वहां पर लिखते हैं, और इसीलिए ये राइटर्स आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है, और इसीलिए एसे का पेपर कंपलसरी है यूपीएससी में। उसके बाद क्या है, ये एक स्टोरी नरेट करने का तरीका है, एक कहानी बताने का तरीका है। ठीक है, कि आप किसी एक टॉपिक को उठा रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, या गवर्नेंस हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, तो उसमें आपकी पर्सपेक्टिव, आपका स्टोरी, आपका नरेशन क्या है, वो चीजें आपको प्रेजेंट करनी है एक स्टोरी की तरह। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर परसुएड्स द रीडर, यानी कि पढ़ने वाले को आप एक कंक्लूजन तक लेकर जा रहे हैं, और पढ़ने वाले को आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, अपने जो आपके आइडियाज हैं उसके हिसाब से, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से, आपकी जो सोच है उसके हिसाब से, कि
रीडर जो है वो सोचने पर बाध्य होगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपके ऐसे के थ्रू फिर वो अपना कंक्लूजन डेवलप करेगा। तो वहां पर रीडर को आप एक कंक्लूजन पे, पढ़ने वाले को आप एक कंक्लूजन पे पहुंचने पर बाध्य कर रहे हैं, उसे परसुएड कर रहे हैं, तो इसलिए भी इससे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इससे क्या होता है, अगर आप कोई टॉपिक पे चाहें तो आप कोई टॉपिक को 2-4 पेज में भी कंपाइल कर सकते हैं इफेक्टिवली, या उस पे आप 200 पेज की किताब भी लिख सकते हैं। कंटेंट की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या इफेक्टिव वे होता है। तो ऐसे अगर आप लिखना चाह रहे हैं और आपने बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिख दिया, तो देखिए कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, दुनिया आलसी है, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे प्रोग्राम्ड है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज तो जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करते हैं, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना चाहते हैं ब्रेन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी अगर आपने लंबा चौड़ा एस्से लिख दिया, बहुत लंबा चौड़ा 50-60 पेज का, तो वो साइज देखकर ही बोलेगा क्या इतना मेहनत करना, क्यों इतना पढ़ना। तो वहां पर क्या होगा कि वो फिर खोजेगा कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पर उसी टॉपिक पर उसे कम में वो सारा कंटेंट मिल जाए, कंसाइजली मिल जाए, छोटा मिल जाए। इसीलिए इससे क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि सबसे पहले ही मुद्दे पर ये ना बात बन जाए कि मैं इतना क्यों पढ़ूं भाई, इतना मेहनत कौन करता है। तो कंसाइज होना जरूरी है, इफेक्टिव वे में छोटा इससे लिखिए और वो सही तरीके से आपके मैसेज को जगह तक पहुंचा सके। नेक्स्ट क्या है, कोहेरेंस होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंस होने का मतलब क्या हो गया कि आप जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड हो, एक पैराग्राफ का मुद्दा जहां खत्म हो रहा है पहले का, अगला पैराग्राफ का मुद्दा उससे रिलेटेड और उस मुद्दे को आगे लेकर बढ़े, फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इससे में फ्लो की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर टूटा फूटा सा ना कि पहले क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पिक्चर देखते ही होंगे, तो मैं 2 एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक पिक्चर बनाने वाले हैं आशुतोष गोवारिकर भाई साहब। अब उनकी पिक्चर लगान देखिए तो एक फ्लो मेंटेन है, आपको बांध कर रखेगा, आप में क्यूरोसिटी जागे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे ऐसा हुआ आगे क्या होगा। और एक पिक्चर बनाने वाले हैं साजिद खान, हाउसफुल, कब कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसके पिक्चर को आप कहीं से भी देखना चालू कर दीजिए, आप हंसिएगा लेकिन आपको कुछ स्टोरी नहीं समझ में आएगी। आप पूरी भी देखिएगा तो भी स्टोरी नहीं समझ में आएगी कि मतलब कहना क्या चाहते हो वाला है ना, 3 इडियट्स का कहना क्या चाहते हो वो वाली हालत हो जाएगी। तो ये चीज होनी चाहिए ऐसे में कि आपकी ऐसे ऐसी हो कि पढ़ने वाला जब पहले 4 लाइन पढ़े तो उसके बाद वो उसमें चिपक जाए, स्टक हो जाए कि अब मुझे ये पूरा पढ़ना है। इंटरेस्ट जागना चाहिए, फ्लो रहेगी तो ही इंटरेस्ट जागेगा, कंटेंट रहेगी तो ही इंटरेस्ट जागेगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 पैराग्राफ के बाद अगर ऐसे में वहां पर कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है कि एक टॉपिक जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो वो पढ़ने वाला इंसान कभी भी आपके ऐसे को पढ़ना छोड़ सकता है और ऐसी परिस्थिति में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कोहेरेंस होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और वही यूनिटी यहाँ पर जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूनिटी होनी चाहिए उसमें। आप बूथ हिटिंग नहीं करेंगे, इधर से उधर भटकाव नहीं करेंगे, आपको जो उससे रिलेटेड चीजें हैं सारी चीजें वही लिखनी है। ठीक है, अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे में आप इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे
टॉपिक्स हैं और ऐसे पॉइंट्स घुसेड़ दे रहे हैं जो कि कहीं से भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस आपको पता है और आपने लिख दिया, तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह होगा। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ल्यूसिडिटी, यानी कि वो समझने में आसान हो। शशि थरूर जी की तरह नहीं लिख देना है, ठीक है। शशि थरूर जी की इंग्लिश की तरह अगर आपने इसे लिख दिया और अगर पढ़ने वाले को ही नहीं समझ में आ रहा है तो भी वो नंबर नहीं देगा। शेक्सपियर नहीं बनना है, शशि थरूर नहीं बनना है, आम बोलचाल की भाषा में, आम इंग्लिश में एकदम बढ़िया से, जो कि कोई एक लेमन, एक आम आदमी भी पढ़े तो उसे वो सारा मुद्दा अच्छी तरह से समझ में आए, इससे इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है, आर्ग्यूमेंट और थीसिस। अगर आप कोई चीज कह रहे हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए तो उसके सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट और थीसिस देनी पड़ेगी। वहां पर उसके बारे में आपको एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे। आप जब एविडेंसेस प्रेजेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे, तभी उस चीज का इफेक्ट आएगा कि हाँ आप ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास उसके पीछे बैकिंग है, उसके पीछे सबूत है। सबूतों के आधार पर आप कह रहे हैं, कंटेंट के आधार पर कह रहे हैं, हवे में बात नहीं कर रहे हैं। हवे में अगर आप कोई चीजें बात करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, और इफेक्ट नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीज होती है। उसके बाद क्या है कि आर्गुमेंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एविडेंस की बैकिंग, जैसा कि अभी हमने कहा, ये रहना चाहिए, और एविडेंसेस क्रेडिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हवाबाजी में एविडेंस डाल दे रहे हैं। एविडेंसेस जो आपके होंगे वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो भी जाकर आपको, अगर आप कोट कर रहे हैं कोई डेटा, तो वो गवर्नमेंट के पब्लिश डेटा से रिलेटेड हो या किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलीज डेटा से रिलेटेड हो, तो वहां पर इफेक्ट आता है कि आपने सही चीज कोट किया है, सही एविडेंस दिया है, तब जाकर इससे आपका इफेक्टिव बनेगा और तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि फीचर्स क्या होते हैं गुड एसे के, एक अच्छा एसे किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो फीचर्स की तो आजकल बहुत मारामारी हो रही है मार्केट में। आदमी कार खरीदने जाता है तो उसमें पावर विंडो चाहिए, तो ये चाहिए, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, बहुत सारे फीचर्स चाहिए। तो भाई पढ़ाई में आप यूपीएससी क्लियर करने जा रहे हो तो आपके एसे में भी तो फीचर चाहिए, सेलेक्टर को वो भी तो चाहिए, आपको क्यों सेलेक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल से क्या तात्पर्य, यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि आप जो लिख रहे हैं वो ग्रामरली बहुत सही होना चाहिए, ग्रामर उसमें सही होना चाहिए, वर्ड्स ऐसे हों जो कि आसानी से सबको समझ में आ सके। ऐसा भी वर्ड ना हो जाए कि वहाँ पर डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, मोबाइल पर गूगल करना पड़ जाए। ऐसी चीज़ों अगर आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे राइटिंग में तो आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत फ्लावरस इंग्लिश एकदम हाई फाई लिख देंगे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा क्या होता है कि हमने जो देखा अभी पीछे के स्लाइड में, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको सही से मेंटेन किया है या नहीं किया है उस पर डिपेंड करेगा। कम्युनिकेशन स्किल सिंपल होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कि आपके जो सेंटेंसेस रहने चाहिए वो सिंपल और शॉर्ट रहने चाहिए, छोटे रहने चाहिए, ठीक है। तो वहां पर ऐसा भी आप लोग देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक ये पैराग्राफ लिखना चालू करेंगे तो एक ही सेंटेंस का पूरा पैराग्राफ लिख डालेंगे, और वहां पर आप क्या है कि पढ़ने जब चालू करेंगे पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक आते आते आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखा है ये। तो वैसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। वहां पर होना क्या चाहिए कि आपने जो लिखा है सेंटेंसेस वो छोटे छोटे रखिए, पैराग्राफ पूरा सेंटेंस का ही नहीं बना देना है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वहां पर सेंटेंस समझने में दिक्कत होती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने कि एक सेंटेंस जब एंड हुआ तो उस सेंटेंस में आप क्या कहना चाह रहे थे वो आसानी से समझ में आए पढ़ने वाले को, तभी उसको आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ पाएगा और तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है आपका, कि आप किस मुद्दे पर किस चीज पर लिख रहे हैं, वो टॉपिक, उससे आपको नहीं भटकना है। ये भटकने वाली बात हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इस
उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं। वो खुद कहते हैं कि सर लिखते लिखते हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से लिखना चालू किया था, लेकिन एंड होते होते लास्ट पेज पहुंचते पहुंचते हम लोग वहां पर सोशल इश्यूज पे पहुंच गए इकोनॉमिक्स को छोड़कर। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज होना चाहिए। आप अगर किसी भी टॉपिक को डील कर रहे हैं तो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको शुरुआत किया है उसका अंत भी उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। वो ज़्यादा जिगजैग वे में चलेंगे तो भी आपके एस्से में मार्क्स कम आएंगे। ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, क्यूरोसिटी इन द रीडर, यानी कि आप जब कोई भी एस्से लिख रहे हैं तो आपका जहाँ एक पैराग्राफ एंड होता है तो उसके आखिरी लाइन में आप अगले पैराग्राफ में क्या होने वाला है उसकी एक झलक दिखला दीजिए, क्यूरोसिटी पैदा कीजिए, ताकि पढ़ने वाला आपका अगला पैराग्राफ पढ़ने के लिए बाध्य हो, उसके अंदर ये क्यूरोसिटी जागे, ये चंचलता हो उसमें कि मैं आगे का पैराग्राफ, ये जिज्ञासा हो कि उसमें वो आगे का पैराग्राफ पढ़े, तभी जाकर वो पूरा इससे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और समझ कर पढ़ेगा और तब जाकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एस्से में। तो यहाँ पर क्या होता है, वही क्यूरोसिटी आपको हमेशा मेंटेन करनी है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे अभी हमने फिल्मों का एग्जाम्पल लिया ना, तो लगान में ये क्यूरोसिटी रहती थी देखने वालों में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन वही बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, आप कहीं से भी छोड़कर उठ जाएंगे ना तो आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी कि आपने कुछ मिस किया। तो ये सेंस ऑफ मिसिंग, सेंस ऑफ लूजिंग, ये चीजें जब आप क्रिएट करेंगे पढ़ने वाले में तो जाकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एस्से में। उसके बाद क्या है, अनएम्बिग्यूअस, यानी कि आपको खुद में कंफ्यूज नहीं रहना है, एकदम कन्फर्मिटी के साथ एस्से लिखना है। उसके पॉजिटिव्स जो भी आप डील कर रहे हैं वो कन्विक्शन के साथ, पूरे आप एकदम डिटर्मिनेशन के साथ पूरे पुरजोर तरीके से उसको सपोर्ट करते हुए आप लिख रहे हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आप खुद में ये कंफ्यूज न रहेंगे मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसा आप लिखेंगे तो वो आपके लिखते समय आपके पेपर पे झलकेगा और वो जहाँ झलका वहीं पर आपके मार्क्स डिप कर जाएंगे। तो पॉजिटिव या नेगेटिव आप जो भी डील करेंगे उसके आपके जो भी एविडेंसेस हैं वो कन्विक्शन के साथ होने चाहिए, बिल्कुल भी वहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पर आप खुद ही में ही कंफ्यूज न रहें कि ये होगा कि वो होगा, ये होगा कि वैसे अगर आप पेंडुलम की तरह हिलते रहेंगे तो आपके मार्क्स भी हिल जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है कि लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए, जो पॉइंट्स सही से आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे, आपके टॉपिक से सही से लॉजिकली फिट बैठते हो, सही से उससे रिलेट करते हो, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। अदरवाइज फिर वहां पर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो लेकिन लॉजिकली आप उसको बैकिंग नहीं दे पा रहे हो, वो आपके ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं फिट बैठ रहा है, तो फिर से आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। उसके बाद सेल्फ एक्सप्लानेटरी ऐसे होना चाहिए, यानी कि ऐसे पढ़ने के बाद जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है रीडर के माइंड में वो सारे उसके क्लियर होने चाहिए, उसको फिर किसी और से पूछने की जरूरत न पड़े कि ये इसमें ऐसे लिखा था तो इसका ये पॉइंट था, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बताओ जरा इसका क्या होगा। तो वैसे पॉइंट्स, जो भी आप पॉइंट्स डालते हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट डालते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। उसको इस तरह से आपको लिखना है कि उसको पढ़ने के बाद जो ऐसे पढ़ रहा है, जो रीडर है, उसको उसके बारे में सब कुछ समझ में आए, तब जाकर वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, एक इफेक्टिव एस्से होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है स्पीक व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है सिर्फ उसके बारे में लिखना है। ऐसा नहीं जैसा हमने कहा था कि मुझे ये आता है तो मैं यही लिखूंगा, क्वेश्चन कुछ भी रहे। पेपर भरने के हिसाब से अगर आप एस्से में जाएंगे लिखने तो आप अगर 20 पेज का भी एस्से लिख दोगे लेकिन वो कहीं से रिलेट नहीं करता है टॉपिक से, जो क्वेश्चन है उससे, तो आपको 20 नंबर भी नहीं मिलेंगे।
वहां पर लोग कहते हैं ना इंची टेप से नाप के देते हैं नंबर, बीता से नाप के देते हैं नंबर, वहां पर वैसा सिचुएशन नहीं चलता है कि आपको बीता से नाप के और इंची टेप से नाप के नंबर मिल जाएंगे आंसर के साइज के हिसाब से। वहां पर सही तरीके से सही चीज लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है यूपीएससी की? अगर यूपीएससी में ऐसे राइटिंग के रिक्वायरमेंट हम लोग देखें तो क्या है, सबसे पहली चीज टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। तो ये टाइम बाउंड मैनर में लिखना है, तो इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के वीडियोस में, तो वीडियो को मिस नहीं करना है आप लोगों को। टाइम मैनेजमेंट इसमें करना है आपको, क्योंकि आपको हर एक ऐसे लिखने के लिए 90 मिनट का टाइम है। अब 90 मिनट्स में से आप कितना समय सोचने में लिखते हैं लगाते हैं, कितना समय लिखने में लगाते हैं, कितना समय अपने पॉइंट्स को अरेंज करने में लगाते हैं, कितना समय आप कंटेंट को फ्लो के हिसाब से अरेंज करने में लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है कि वर्ड लिमिट, आपका जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा आपको डेविएट करना नहीं। 1000 से 1200 वर्ड का आपका वर्ड लिमिट है, तो इधर आप 900 तक जा सकते हैं और ये इधर आप 1300 तक जा सकते हैं। 100 वर्ड का इधर उधर आप लोगों का चल सकता है। उससे ज्यादा आप अगर डिविएट करेंगे तो फिर वहां पर आपको नंबर लूज करने पड़ेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट आपको हर हालत में वहां पर रिस्पेक्ट करना है, उसको मानना है। और अगर इस रेंज में आ जाए तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन इस रेंज में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर एक एक वर्ड बैठकर एग्जामिनर गिनता है, वैसा कुछ नहीं है। ऑन एन एवरेज वहां पर भी यही मानकर चलते हैं कि एक पेज में आपकी जो राइटिंग है उसकी फ्रंट साइज एक बार देख लेंगे और उन्हें अंदाज लग जाता है कि एक पेज में लगभग कितने वर्ड्स होंगे इसमें, और उसके हिसाब से वो पेज पलट कर गिन लेते हैं और एक रफ आइडिया लगा देते हैं कि ये इस रेंज में फॉल कर रहा है नहीं, या फिर इस रेंज में, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर डेविएशन हुआ तो फिर दिक्कत है। उसके बाद क्या है, प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल। आपको वर्ड लिमिट के अंदर प्रिसाइजली लिखना है अगर, तो आप जो भी पॉइंट्स जो भी टॉपिक्स लिख रहे हैं उसको एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे लिखना है, उससे इधर उधर एक लाइन भी डेविएट नहीं करना, अदरवाइज फिर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो ब्रीच हो सकती है, आप वर्ड लिमिट से बाहर भाग सकते हैं। तो प्रिसाइजली एकदम टू द पॉइंट लिखिए, एकदम उसी टॉपिक पर एकदम डॉट लिखिए, तो आपका इससे बढ़िया निकल कर आएगा। सेकंड थिंग क्या होगा कि वही हाउसफुल मूवी वाला कहानी नहीं होगा कि आप कुछ का कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें वहां पर फुलफिल हो जाएंगी। और ये कंटेंट इज द की टू सक्सेस, यहाँ पर ये आप लोगों को याद रखना है कि कंटेंट इज द की, कंटेंट इज द किंग। क्योंकि यहाँ पे कंटेंट के बिना आप ऐसे लिख नहीं पाएंगे, आपके पास जब कुछ लिखने को होगा ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या? तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कंटेंट के बेसिस पर भी मार्क्स आपके इधर से उधर हो सकते हैं और बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए जिनके कंटेंट अच्छे होते हैं उनका फ्लो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी रहता है, तो उनको हार्डली 5-7 नंबर 10 नंबर का नुकसान होता है पूरे पेपर में, लेकिन कंटेंट अच्छा होने के कारण काफी अच्छे नंबर आ जाते हैं इससे में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कंटेंट देखिए, आपके पास ऐसा नहीं है कि कंटेंट कम है, कंटेंट तो आपके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने जीएस कंप्लीट कर रखा है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है, करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर होता क्या है कि आपको कौन सा कंटेंट इस्तेमाल करना और किस तरह से इस्तेमाल करना है। और ये चीजें भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोस में, ये पूरी सीरीज में 7-8 वीडियो आएंगे, तो उस समय मैं बताऊंगा कि कंटेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसको लेकर आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है लिखने में। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने एंड तक देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक इजिली पहुंचती रहे। और ये वीडियो आप लोगों के एसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल
ऑफिशियल होने वाला है। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, और ये हमारा वेबसाइट है जहां पर जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।